क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने अटलस बैटरी लिमिटेड में 2010 में 1 लाख रुपया लगाया होता तो आपको ये कंपनी हर साल कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, आपका टोटल डिविडेंड कितना बन जाता, टोटल कैपिटल गेन कितना बनता, टोटल एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता, डॉलर में कितना रिटर्न बनता, आपका टैक्स कितना कटता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू करते हैं जी। तो केस स्टडी हम करेंगे अटलस बैटरी लिमिटेड ATBA। इसका हम 2010 में जनवरी के महीने में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। उस वक्त इसकी प्राइस है जी 185। शेयर हमें मिलते हैं 541। और फिर हम देखेंगे कि हर साल ये कंपनी हमें क्या पे आउट देती है। तो 2010 में ये कंपनी हमें एक बोनस देती है, जिसके बाद शेयर हमारे पास हो जाते हैं 649। 2010 में ये कंपनी हमें 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 5400 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2011 में भी ये कंपनी हमें एक बोनस देती है और एक डिविडेंड देती है। बोनस के बाद शेयर हो जाते हैं 779। और 2011 में ये कंपनी हमें 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 6400 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2012 में भी ये कंपनी हमें एक बोनस देती है और एक डिविडेंड देती है। बोनस के बाद शेयर हो जाते हैं 934 और डिविडेंड हमें मिलता है 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 7700 रुपया। 2013 की बात करें तो 2013 में भी ये कंपनी हमें एक बोनस देती है, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 1121 और एक बोनस हमें डिविडेंड मिलता है, जो कि 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से होता है, जिसकी वैल्यू बनती है 9300 रुपया। 2014 की बात करें तो इसमें भी 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलता है, जिसकी वैल्यू बनती है 11,000 रुपया। 2015 में ये कंपनी हमें 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 13,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2016 में भी ये कंपनी हमें 15.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 17,000 रुपया। आगे हम चलते हैं 2017 में। तो 2017 में भी ये कंपनी हमें 35 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 39,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में रिसीव कर लेते हैं। 2018 में ये कंपनी हमें एक बोनस देती है और एक डिविडेंड देती है। बोनस के बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 1570 और डिविडेंड हमें मिलता है 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 11,000 रुपया। आगे चलते हैं 2019-20, इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलता। 2021 में ये कंपनी हमें 1 2 3 तीन हमें 2 डिविडेंड देते हैं और एक हमें बोनस मिलता है। 10 रुपये और 4 रुपये के हिसाब से हमें डिविडेंड मिलता है, जिसकी वैल्यू 15,000 रुपया और तकरीबन 6200 रुपया बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। और बोनस के बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 1806। 2022 में भी ये कंपनी हमें एक बोनस देती है और एक डिविडेंड देती है। बोनस के बाद हमारे शेयर हो जाते हैं 2257 और डिविडेंड हमें मिलता है 12.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 22,000 रुपया। 2023 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 डिविडेंड मिलते हैं 22.5 और 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 50,000 रुपया और 22,000 रुपया, जो कि हम पूरे साल में डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2024 में ये कंपनी हमें 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 45,000 रुपया। और 2025 में हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो अटलस बैटरी में हमने देखा कि 2010 से लेके 2026 तक किस तरह इस कंपनी ने हमें हर साल डिविडेंड दिया, बोनस दिया और कुछ सालों में हमें इसने कुछ भी नहीं दिया। ये सारी डिटेल हमने जानी। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। तो रिटर्न समरी में आते हैं जी। तो रिटर्न समरी शुरू करते हैं। जनवरी 2010 से लेकर 14 मार्च 2026 तक शेयर हमारे बनते हैं 2257। प्राइस है इसकी 14 मार्च वाले दिन 187। इसकी वैल्यू बन रही है 4,23,000 रुपया। तो कास्ट हमारी कितनी आई है 1 लाख रुपए की, क्योंकि हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 2010 में, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया। अनरियलाइज प्रॉफिट हम अगर हम इसे आज सेल करते हैं तो हमारे पास 3,23,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा, जो कि बनता है 323%। तो डिविडेंड की मद में हमने आज तक तकरीबन 2,84,000 रुपया रिसीव कर चुके हैं हम। तो टोटल गेन हमारा बना 6 लाख रुपए का तकरीबन, जो कि 607% बनता है। एनुअलाइज रिटर्न XIRR की बात करें तो ये बनता है 17.50%। इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर की दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात होगी हमारी ग्रॉस में प्रॉफिट की। अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 2,84,000 रुपये का। इस पर हमने 15% के हिसाब से टैक्स भी दिया, जो कि बनता है 42,000 रुपया।
और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है 2,41,000 रुपया। कैपिटल गेन की मद में हमने 3,23,000 रुपया रिसीव किया। इस पे भी हमारा टैक्स कटा 15% जो कि बनता है 48,000 और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी 2,75,000 रुपया। तो टोटल हमारा गेन आ गया 6 लाख रुपए का। इस पे हमारा 15% टैक्स कटा जो कि 91,000 बनता है और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी 5,16,000 रुपया। यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि सीडीसी की फ़ीस, एनसीसीपीएल की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी टैक्स हो वो मैंने ऐड नहीं किया। और दूसरे नंबर पे ये जो डिविडेंड पे टैक्स है 15%, ये भी हर साल कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है एफबीआर की पॉलिसी पे। यूजुअली ये 15% ही होता है। और कैपिटल गेन भी डिपेंड करता है कि आपने शेयर को किस साल परचेज़ किया और उस साल एफबीआर की क्या पॉलिसी थी। ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे। ठीक है जी, और डिपेंड करता है एफबीआर की पॉलिसी पे उस साल की। इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा पीकेआर में रिटर्न। अभी हम बात करेंगे डॉलर में रिटर्न को, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे डॉलर टर्म में, फिर देखेंगे कि डॉलर में भी हमें इसमें फ़ायदा हुआ है या नहीं। शेयर हमारे पास आगे 2257, प्राइस है 187, प्राइस 14 मार्च 2026 वाले दिन। तो डॉलर में हमारी इसकी वैल्यू बन गई $1517। कॉस्ट हमारी कितनी है? ये $1185 की। क्यों? क्योंकि हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है जनवरी 2010 में। तो जनवरी 2010 में 1 लाख की जो वैल्यू थी वो $1185 के बराबर थी। अनरियलाइज प्रॉफिट हमारा आ गया था $331 का। तो डिविडेंड हमारा आ गया $1825 का, क्योंकि हमने डिविडेंड हर साल रिसीव किया और हर साल जो भी डॉलर की वैल्यू थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डिविडेंड लिया है 2011 में, तो यहाँ पे जो भी डॉलर की वैल्यू थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है रुपीज़ को डॉलर में और हमने तमाम डॉलर जो हैं वो डिविडेंड टर्म में वो जमा कर लिए। हमारे पास टोटल आ गया जी $1825। ये बनता है 153%। तो डॉलर में हमारा टोटल गेन आ गया $2156, 181%। एनुअलाइज रिटर्न हमारा बन गया जी 10.20%। पीकेआर में बना 17.50 और डॉलर में बना 10.20%। तो केस स्टडी करने का बेसिक पर्पज़ हमारा यही था कि हम ये पता चल सके कि पास में अगर हम इसमें 15 साल पहले 1 लाख रुपया सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते लम सम, तो आज हमारे पास कितना गेन होता, कितना डिविडेंड होता, कितना एनुअलाइज रिटर्न बनता, कितना हमें टैक्स पे करना पड़ता। और अगर हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लें फ्यूचर में कि आज अगर हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 15 सालों में, 16 सालों में, 20 सालों में अगर इसकी प्राइस की मूवमेंट सेम रहती है, पे आउट इससे मिलता जुलता रहता है, तो हमारा जो रिटर्न है वो भी इससे मिलता जुलता ही बनेगा। ठीक है, और अगर हाँ प्राइस की मूवमेंट अच्छी होती है, पे आउट अच्छा होता है, तो ऑफ कोर्स हमारा जो टोटल गेन होगा वो इससे ज़्यादा होगा। और अगर इसके वाइस वर्सा पे आउट अच्छे नहीं रहते, प्राइस जो है उसका गेन अच्छा नहीं होता, तो हमारा रिटर्न इससे भी बुरा आएगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं फ्यूचर पे, लेकिन हम एक केस स्टडी कर रहे होते हैं कि हमें पता चल सके कि पास में इस कंपनी की, यानी कंपनी की हिस्ट्री क्या है, इसने इन्वेस्टर को दिया क्या है, इसमें अगर हम पैसा लगाते पास में तो आज हमें इसमें बेनिफिट होता या नहीं होता। तो इसी को अगर आप कॉपी पेस्ट कर लें फ्यूचर में, तो फ्यूचर में भी आपको इससे मिलता जुलता ही रिटर्न मिलेगा। शर्त यह है कि कंपनी के पे आउट, प्राइस सेम टाइप की ही रहे। अगर इससे मिलती जुलती रहेगी तो रिटर्न भी मिलता जुलता रहेगा। अगर अच्छा होगा, अच्छी गेन होगी प्राइस में और डिविडेंड पे आउट वगैरह अच्छा होगा तो हमारा रिटर्न और अच्छा होगा। ठीक है जी, तो यह थी केस स्टडी अटलस बैटरी लिमिटेड की। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।